आप सभी का स्वागत है जेएमएस स्टडी में। आज का वीडियो क्लास 11 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को कराएंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का, जो कि आप लोगों का 18 तारीख को एग्जाम है। तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए इस वीडियो में। और ये 40 एमसीक्यू टॉप क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहे और ये हम आप लोगों को करवाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल से आया है, तो इसका हम कराने वाले हैं। तो ये आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो ये कर ले, क्योंकि ये जैक द्वारा जारी किया गया बहुत ही ये इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है। और अब की बार एग्ज़ाम में 18 तारीख को एग्ज़ाम जो है आप लोगों का, तो इसी से क्वेश्चन बहुत सारा लड़ने वाला है। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए, एक एक करके हम आप लोगों को समझा देंगे और मतलब आंसर बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को एक एक करके आप लोग वीडियो पर बने रहे और आप लोग इसे बढ़िया से समझिएगा और हो सके तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आप लोगों के लिए मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रश्न वाले की एक विशेषता कौन सी नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न वाले लंबी हो सकती है, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, प्रश्नों का क्रम समान से विशिष्ट होना चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। तो ये इसमें बोल रहा है कि इसमें विशेषता कौन सी नहीं है। तो ये प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए क्या है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। इसमें ऑप्शन में है एडम सीथम, उसके बाद है ग्राइट फाइडर एकेनवाल, ग्रेट फाइड अकेनवाल, उसके बाद है अल्फ्रेड मार्शल, उसके बाद है पीसी महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इस सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाइए ग्राटफाइड एकनवाल को। किसको? ग्राटफाइड एकनवाल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में दिया गया है, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस शास्त्री का है। तो इसमें दिया है एडम सीथम, उसके बाद है ग्राइटफाइड एकनवाल, उसके बाद है अल्फ्रेड मार्शलर, उसके बाद पीसी महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है अल्फ्रेड मार्शलर। इसका अल्फ्रेड मार्शलर सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया आप लोग मतलब इसको बढ़िया तरह से समझिएगा। दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए कि मुक्त मुक्त उत्तर मुक्त उत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो यह सही व्याख्या करना कठिन, मतलब सही व्याख्या करना कठिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए परास का क्या अर्थ है। तो परास का क्या अर्थ है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परास का सही अर्थ तो इसमें दिया है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। क्या? अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण। तो इस किस वर्गीकरण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है उदाहरण ये किसका है। तो ये है मतलब गुणात्मक का। किसका? गुणात्मक का मतलब ये उदाहरण है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 में क्या दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि किसी सारणी में पंक्तित शीर्षक को क्या कहा जाता है। किसी सारणी में पंक्तित शीर्षक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो आप लोग इसमें देखिए क्या कहा जाता है। ये अवशीर्ष क्या कहा जाता है, अवशीर्ष। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी सारणी में पंक्तित शीर्षक को क्या कहा जाता है, अवशीर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर 8 नंबर में दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते। तो किस प्रकार के चित्र चर के लिए बनाए थे। ये संतत चर के लिए बनाए थे। किसके लिए? संतत चर के लिए इसको बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद 9 नंबर में देखिए क्या है कि सभी परीक्षणों के मूल्यों के योग को परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को क्या कहा जाता है। मतलब इसमें बोल रहा है सभी परीक्षणों के मूल्यों के योग को परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या कहलाता है। समांतर माध्यका या
गुणोत्तर माध्य या बहुलक। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। क्या, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये समांतर माध्य कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर में क्या है, तो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों का बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों का बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। तो किस क्रम में होता है, समांतर माध्यम में या माध्यिका या गुणोत्तर माध्यम में या बहुलक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो होता है ये माध्यिका में होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिए या तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो देख सकते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में देखिए 11 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों का चार बराबर भागों में विभाजित करता है। तो समांतर माध्यिका, चतुर्थक या बहुलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है ये क्या होता है, ये मतलब चतुर्थक करता है। क्या, चार बराबर भागों में कौन विभाजित करता है, तो ये चतुर्थक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में कि मानक विचलन के सापेक्ष क्या है, मानव विचलन के सापेक्ष मापन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, देखिए उसमें परास गुणांक या विचार गुणांक, विचलन गुणांक या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहलाता है। तो ये देखिए मानव विचलन के सापेक्ष मापन को क्या कहा जाता है, तो ये परास गुणांक, विचार गुणांक, विचलन गुणांक, ये सभी मतलब कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मन को लिया जाता है। मतलब निरपेक्ष मन को लिया जाता है। क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस मापन के गणना को प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में परास, मध्य विचलन, मानक विचलन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये किससे लिया जाता है, मध्य विचलन से लिया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं यदि किसी आंकड़ों का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरण शून्यंक का मान ज्ञात करें। मतलब विचरण शून्यंक का मान कितना होगा उसको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए ये विचरण शून्यंक बराबर सूत्र होता है मानक विचलन गुनी 100। तो इस सूत्र पे आप लोगों को बैठा देना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह होगा, इसमें देखिए यह दिया गया है मानक विचलन 16, उसके बाद दिया गया है, उसके बाद समांतर माध्य कितना है, तो ये 50 है। तो बट्टे में आप लोगों को गुनी 100 कर देना है, कितना 100 गुने 100 गुना। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर काटाना है। क्या, देखिए ये जो कटेगा 0 0 खत्म, उसके बाद यहाँ 5 दूनी 10, ये भी खत्म। तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 2। तो 16 गुनी 2, तो क्या हो जाएगा, 16 गुनी 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 राइट आंसर किस में है, तो ये देखिए दिया गया है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आप लोगों का आंसर आएगा 32। तो यहाँ पर 32 डी नंबर में ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए राइट 15 में जा रहे हैं। तो 15 में देखिए क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किसी प्रकार के सहसंबंध संख्यात्मक माप है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये संख्यात्मक माप है। ये देखिए सहसंबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी रेखीय सहसंबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 16 में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो इसमें गुणांक का मान क्या होगा दोस्तों, तो इसका ये जो है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मतलब कितना होगा, तो ये 1 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है? कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है? तो ये इसका किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है ये स्पीयरमैन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पर देखिए 18 में दोस्तों क्या है, तो यहाँ दिया है निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो देखिए ऑप्शन में दिया है संवेदी सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो दोस्तों ये मतलब खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन का मापता है, तो किससे मापा जाता है? तो ये मतलब उपभोक्ता कीमत के सूचकांक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर क्या है, तो यहाँ देखिए दिया गया है लेस पेयर का कीमत सूचकांक में से किस भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो किस भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? देखिए ऑप्शन में वर्तमान अवधि की कीमत, वर्तमान अवधि की मात्रा, उसके बाद आधार अवधि की कीमत या आधार अवधि की मात्रा। तो ये दोस्तों तो ये किस भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आधार अवधि की मात्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किससे? आधार अवधि की मात्रा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नंबर देखिए दोस्तों 20 में क्या दिया गया कि मतों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन में सरल मोहित सूचकांक, उसके बाद सरल मूल्यानुपात सूचकांक, उसके बाद दिया गया भारित सूचकांक, उसके बाद इनमें से सभी। तो ये मतलब मतों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये इनमें से सभी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में क्या है, तो 21 में यहाँ पर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? उद्योग, कृषि, सेवा, विनिर्माण। तो ये BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस किसको कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के कृषि का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये आप लोग बताइए दोस्तों। ये BBI इंपॉर्टेंट वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कब हुआ था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो ये इसमें ऑप्शन है ए नंबर 1935, बी में है 1938, सी में है 1950 और डी में है 1948। तो ये किस वर्ष किया गया था? ये 1950। इसको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सी नंबर आंसर होगा इसका राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है 23। यहाँ पर देखिए दिया गया है दोस्तों कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है दोस्तों? इसमें दिया गया है 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं। तो ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना, ये भी BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दिया गया है कब? ये मतलब ये जो दिया था 12वीं में। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम योजना है भारत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 24 में दिया गया कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो देखिए इसमें ऑप्शन में है कि 1975, उसके बाद 1988, उसके बाद 1991, उसके बाद 1998। तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ये भी BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ये 1991 में। कब? 1991 में। उसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 25 में क्या कि विनिवेश का उद्देश्य है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें से सभी। ये जो होता है दोस्तों ये विनिवेश का अर्थ होता है। तो ये वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, ये भी होगा, ये भी होगा, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ये भी होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब विनिवेश का उद्देश्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? मतलब किस वर्ष की गई? तो देखिए 1990, 1995, 1955, 2001। तो ये जो किया गया है दोस्तों ये किस वर्ष किया गया है? 1995। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट BBI है। BBI इंपॉर्टेंट वेरी। ये 1919 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1995 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, WTO का स्थापना 1995। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, परिवहन, बैंकिंग। तो ग्रामीण जनता का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? तो ये है कृषि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं 28, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है दोस्तों, तो इसमें दिया गया है पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान या भारत। तो निम्न में से कपास उत्पादन देश तो हमारा भारत देश है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों 29 में क्या है, तो यहाँ पर दिया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए ये जो हुआ था ये 2004, 2005, 2007, 2011। तो ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी जो अधिनियम पारित हुआ गया तो ये 2005 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 में क्या है, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है। तो निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं जो मतलब मानव उसको नहीं कर सकता है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन में है इंजीनियर, मानव इंजीनियर तो बन सकता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर मानव नहीं बन सकता है। डॉक्टर तो बन सकता है, शिक्षक भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव पूंजी कौन नहीं है, तो ये कंप्यूटर नहीं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 31 में क्या है, दिया गया है कि मानव विकास है। तो मानव विकास क्या है, एक साधन है, एक साध्य है, या साधन एवं साध्य दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव विकास तो है, तो ये साधन एवं साध्य दोनों है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में क्या है, तो 32 में दिया गया ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो देखिए परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी की विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा कारक है, तो ये मतलब इनमें से सभी, मतलब ये रूपांतरित के होने के निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो ये परिवहन विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी की विकास, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 33 की यहाँ पर दिया गया आधारित संरचना के अंतर्गत आता है। तो आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है। तो देखिए बिजली ऑप्शन में, सिंचाई, सड़क का निर्माण या उपयुक्त सभी। तो ये आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है, तो ये जो आता है इनमें से सभी, मतलब उपयुक्त में सभी आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ। VVI एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए 1969, उसके बाद 1975, 1985, 1990। तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब, 1975, इसको याद रखिएगा 1975। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया गया, यहाँ दिया गया है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में है। मतलब बोल रहा है ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल के तुलना में कितना है। तो अधिक, कम, बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है कितना होता है, तो देखिए ये जो होता है मतलब अधिक होता है। मतलब ग्रामीण बल का अनुपात शहरी बल की तुलना में अधिक होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाता है, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, स्वनियोजन, उसके बाद दिहाड़ी मजदूर या गैर आर्थिक क्रिया। तो ये कहा जाता है, ये दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। क्या, ये दिहाड़ी मजदूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 37 की, इसमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसमें बोल रहा है कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ताप बिजली, पन बिजली, उसके बाद दिया है सौर ऊर्जा, कोयला। तो ये कौन सा है, ये मतलब सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 38। तो 38 में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है। तो इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है। तो ये दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया है शिशु मृत्यु दर,
नामांकन दर, उसके बाद देखिए साक्षरता दर, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? तो ये शिशु मृत्यु दर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर शिशु मृत्यु दर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 39 की जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्या बोल रहा है? मस्त इंपॉर्टेंट वेरी VVI है, मतलब बोल रहे हैं जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? देखिए ऑप्शन में दिया गया है इसमें, तो इसमें दिया गया है कि यह हल्का है या महंगा है या इनमें से रासायनिक पदार्थ नहीं है या यह कम लगता है। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो देखिए ये जो होगा ये किस में है? तो ये है मतलब ये इनमें से रासायनिक पदार्थ नहीं है, मतलब जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि इनमें से रासायनिक पदार्थ नहीं है। क्या है? इनमें से रासायनिक पदार्थ नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर पर आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 40 नंबर में क्या है। यहाँ पर देखिए दिया गया कि सार्क का गठन कब हुआ? तो सार्क का गठन कब हुआ है? तो देखिए ये जो होगा दोस्तों, इसमें देखिए ऑप्शन में 8 दिसंबर 1985, 9 दिसंबर 1980, 12 दिसंबर 1988 या 5 जून 1989। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो है सार्क का गठन, ये भी VVI इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सार्क का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों, ये जो हुआ है 8 दिसंबर 1985 को। कब? 8 दिसंबर 1985 को, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हम 40 को टॉप MCQ क्वेश्चन करा दिए, जो कि आप लोगों का 18 तारीख के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा।